सीटेट दिसंबर 2023 के लिए ऑनलाइन आवेदन स्टेप बाय स्टेप किस प्रकार से करना है, इसके रिगार्डिंग डिटेल में बात करने जा रहे हैं। अंत तक जरूर जुड़े रहिएगा। सबसे पहले आपको ऑफिशियल वेबसाइट CTET.nic.in पर विजिट करना है। यहीं पर आपको लिंक दिया गया है, या फिर अगर आप नीचे स्क्रॉल डाउन होंगे तो यहाँ पर भी आपको लिंक मिल जाएगा। देखिए, अप्लाई फॉर सीटेट जनवरी 2024, ठीक है। इसी लिंक पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे इस पर आप क्लिक करेंगे, एक नया वेब पेज आपके सामने रीडायरेक्ट होकर के आ जाएगा, जिसमें अगर आपने ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन कर लिया है तो यहाँ पर आप अपना एप्लीकेशन नंबर डालेंगे, यहाँ पासवर्ड डालेंगे, और यहाँ पर ये जो कैप्चा दिख रहा है यहाँ पर फिल करके साइन इन पर क्लिक करना है। और अगर अभी तक आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो आपको लेफ्ट हैंड साइड में ये वाला जो दिख रहा है, इस पर यहाँ पर जो नीचे लिंक दिया गया है न्यू रजिस्ट्रेशन, इस न्यू रजिस्ट्रेशन वाले लिंक पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इंस्ट्रक्शन इस प्रकार से ओपन होकर के आ जाएगा। यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, जैसे कि आप अगर एक पेपर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो 1000 रुपये देना होगा, और अगर दोनों के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो 1200 रुपये देना होगा। अगर आप SC ST डिफरेंटली एबल्ड पर्सन से बिलोंग करते हैं तो आपको 500 रुपये एक पेपर के लिए और दोनों पेपर के लिए 600 रुपये देना होगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। उसके बाद से सारे इंस्ट्रक्शन को पढ़ने के बाद से आपको नीचे यहाँ पर एक चेकबॉक्स दिया गया है, इसको टिक करना है क्लिक करके, ठीक है। जैसे देखिए टिक कर देता हूं मैं। जैसे ही टिक करेंगे उसके बाद से नीचे एक लिंक दिया गया है, क्लिक हियर टू प्रोसीड, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने एक नया वेब पेज रीडायरेक्ट होकर के ओपन हो जाएगा, जिसमें आपसे आपका रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपसे बेसिक डिटेल पूछे जाएंगे। जैसे कि देखिए, पहले आपसे पूछा जा रहा है कैंडिडेट का नाम, तो यहाँ पर आप अपना नाम भरेंगे। फादर्स नेम आप अपने पिताजी का नाम भरेंगे। मदर्स नेम आप अपनी माता का नाम भरेंगे। यहाँ पर आप अपना डेट ऑफ बर्थ भरेंगे, ठीक है। उसके बाद से जेंडर, आइडेंटिटी टाइप में जो भी आपके पास आईडी होगा, जैसे कि देखिए वोटर आईडी, पासपोर्ट, बैंक पासबुक विथ फोटोग्राफ, राशन कार्ड विथ फोटोग्राफ, एनी अदर वैलिड आइडेंटिटी विथ फोटोग्राफ और ड्राइविंग लाइसेंस। जैसे आप आधार कार्ड से आगे प्रोसीड होना चाहते हैं तो आपको ये वाला क्लिक करना है, ठीक है। एनी अदर वैलिड गवर्नमेंट आईडी विथ फोटोग्राफ, ठीक है। तो इस पर आपको क्लिक कर देना है। आपके पास इसके अलावा जो भी डॉक्यूमेंट होगा उसके अनुसार आप भरेंगे, ठीक है। और उसके बाद से नीचे आपको दिख रहा होगा इंटर वैलिड गवर्नमेंट आइडेंटिटी नंबर। तो चूंकि आपने यहाँ पर आधार कार्ड कोड सेलेक्ट किया है, मतलब कोई भी गवर्नमेंट आईडी, तो यहाँ पर आप अपना आधार नंबर फिल कर देंगे, ठीक है। अगर आपने यहाँ पर ड्राइविंग लाइसेंस सेलेक्ट किया होगा तो आप अपना यहाँ पर ड्राइविंग लाइसेंस नंबर भरेंगे। मतलब जो भी आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे उसके अनुसार आपको यहाँ पर फिल कर देना है। उसके बाद से देखिए नीचे आपसे कॉन्टैक्ट डिटेल पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर आप अपना पूरा एड्रेस भरेंगे जो भी जिस प्रकार से दिया गया, ठीक है। यहाँ पर आप अपना ईमेल आईडी भरेंगे, यहाँ पर ईमेल आईडी को कंफर्म करेंगे, और यहाँ पर आप अपना मोबाइल नंबर भरेंगे और मोबाइल नंबर को कंफर्म करेंगे, ठीक है। इसके बाद से जो ऊपर आपने अपना कॉन्टैक्ट डिटेल यानी कि एड्रेस वगैरह जो कुछ भी भरा है, अगर वहीं आपका प्रेजेंट एड्रेस भी है यानी कि जो कम्युनिकेशन एड्रेस है और जो आपका परमानेंट एड्रेस है अगर सेम है, तो आपको इस चेक बॉक्स पर टिक कर देना है। यानी कि जो एड्रेस आपने ऊपर भरा था वो ऑटोमेटिक यहाँ पर फिल होकर के आ जाएगा। फिल होकर के आने का मतलब कि वो ऑटोमेटिक यहाँ पर एक्सेप्ट कर लेगा, यानी कि यहाँ पर पूरा सब कुछ खत्म हो जाएगा, मतलब कि आपको दोबारा भरने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। उसके बाद से देखिए यहाँ पर आपसे पासवर्ड सेलेक्ट करने के लिए बोला जा रहा है। अब यहाँ पर पासवर्ड के कुछ नियम है। मिनिमम जो आपका पासवर्ड होगा वो 8 कैरेक्टर का होना चाहिए, जिसमें एक स्पेशल कैरेक्टर जैसे कि डॉलर हो गया, @ हो गया, इस प्रकार के जो सिंबल होते हैं वो यूज करने चाहिए। एक आपका कैपिटल लेटर में अल्फ़ाबेट होना चाहिए, एक स्मॉल लेटर में होना चाहिए और एक डिजिट में होना चाहिए। मतलब कि इन सब के कॉम्बिनेशन से मिनिमम 8 कैरेक्टर का आपका पासवर्ड होना चाहिए। यहाँ तक क्लियर हो गया। अगर आप इस प्रकार से पासवर्ड नहीं बनाएंगे तो बार बार आपका एरर दिखाएगा, ठीक है। तो इन सभी नियमों का विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा। उसके बाद से यहाँ पर सिक्योरिटी क्वेश्चन दिया गया है। यहाँ पर देखिए एक ड्रॉप डाउन मेनू दिया गया। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ ऑप्शंस खुल जाएंगे कि आप कोई भी एक क्वेश्चन सेलेक्ट करिए। जैसे कि देखिए, विच इज़ द वेबसाइट यू रियरली विजिट। उसके बाद से व्हाट इज़ योर नेम ऑफ फर्स्ट स्कूल। तो जो भी मतलब कि अगर आप अपना पासवर्ड भूल जाते हैं तो इसी क्वेश्चन के माध्यम से आप अपना पासवर्ड जो है वो रिकवर कर सकते हैं। तो कोई भी एक प्रश्न जो भी आपको एप्रोप्रिएट लगेगा उसको सेलेक्ट कर लीजिएगा और उसको आंसर यहाँ पर देना है। उसके बाद से देखिए यहाँ पर नीचे आपसे कैप्चा कोड पूछा जा रहा है। यहाँ पर जो कैप्चा कोड दिया गया है वहीं आपको यहाँ पर सिक्योरिटी पिन के तौर पर भरना है, और नीचे सबमिट का बटन दिया गया, इस पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद से आपके स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार से एक पॉपअप मैसेज जनरेट होगा, जिसमें आपसे बोला जा रहा है कि जितने भी यहाँ पर चेक बॉक्स दिए गए हैं उसको आपको टिक करना होगा। और उसके बाद से
अगर आपके फॉर्म में कुछ भी गड़बड़ी है जो रजिस्ट्रेशन आप कर रहे हैं तो आप एडिट कर सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद से आपको सबमिट एंड सेंड ओटीपी बटन पर क्लिक करना होगा, ठीक है। तो सबसे पहले इस चेकबॉक्स बटन को हटाने के लिए आपको यहाँ पर क्लोज पर क्लिक कर देना है। उसके बाद से देखिए यहाँ पर जितने भी आपके आपने डिटेल भरे थे यहाँ पर सबका चेकबॉक्स बन करके आ गया है। इसको सब कुछ आपको मिला लेना है कि जो भी आपने भरा है सब कुछ सही है अथवा नहीं। अगर आप कंफर्म हो चुके हैं कि सब कुछ सही है तो इस पर चेक करते हुए सबको टिक कर देना है, ठीक है। सबको टिक करने के बाद से यहाँ पर देखिए नीचे एक और चेक बॉक्स दिया गया है आई एग्री का, इस पर आपको टिक करना है। और उसके बाद से अगर आपको लगता है कि आपका फॉर्म सही है तो आपको इस पर क्लिक करना है। और अगर आपको लगता है कि करेक्शन करने की आवश्यकता है तो यहाँ पर एडिट वाले पर आप क्लिक करेंगे। मैंने यहाँ पर सब कुछ डिटेल चेक कर लिया है। उसके बाद से सबमिट एंड सेंड ओटीपी पर मैं क्लिक कर देता हूँ। एक नया पॉपअप मैसेज जनरेट होगा जिसमें आपसे पूछा जाएगा कि डू यू विश टू सबमिट योर रजिस्ट्रेशन फॉर्म एंड गेट ओटीपी, क्या आप अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म सबमिट करना चाहते हैं और ओटीपी प्राप्त करना चाहते हैं, तो यस पर आपको क्लिक कर देना, ठीक है। यहाँ पर मेरा मोबाइल नंबर शो कर रहा है और मेरे मोबाइल नंबर पर ओटीपी आ चुका है। अगर आपके मोबाइल नंबर पर ओटीपी नहीं आया होगा तो यहाँ पर एक लिंक दिया गया रीसेंड ओटीपी, इस पर आप क्लिक करेंगे, दोबारा से आपके मोबाइल नंबर पर ओटीपी भेजा जाएगा। जो आपके मोबाइल नंबर पर ओटीपी आया उसको आप यहाँ पर फिल करेंगे और उसके बाद से सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद से आपके सामने कुछ इस प्रकार से स्क्रीन आएगा जिसमें आपका रजिस्ट्रेशन नंबर देखिए यहाँ पर अब कंप्लीट शो होने लगा है। अभी पूरे स्टेप को आपने कंप्लीट नहीं किया है, अभी आपका एप्लीकेशन फॉर्म इनकम्प्लीट दिखा रहा है और फी पेमेंट इनकम्प्लीट शो कर रहा है। इसके बाद से देखिए यहाँ पर आगे के प्रोसीडिंग को कंप्लीट करने के लिए यहाँ पर आपको कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म दिया गया है। इससे पहले आपने देखिए अपना मोबाइल नंबर वेरीफाई कर लिया है ओटीपी डाल करके। अब आप अपना ईमेल आईडी भी वेरीफाई पहले कर लीजिए, उसके बाद इस वाले प्रोसेस को शुरू करिएगा, ठीक है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, इस वेरीफाई ईमेल आईडी पर आपको क्लिक कर देना है। आपके सामने इस प्रकार से एक पेज ओपन हो जाएगा जिसमें यहाँ पर आपका ईमेल आईडी शो करेगा, ठीक है। और यहाँ पर ये जो सिक्योरिटी पिन है यहाँ पर इसको फिल करते हुए यहाँ पर आपको सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद से एक पॉपअप मैसेज कुछ इस प्रकार से जनरेट होगा जिसमें आपसे बोला जाएगा कि आपके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर एक ओटीपी भेजा गया है, उस ओटीपी को यहाँ पर आपको सबमिट करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ओके पर क्लिक कर देंगे और वो ओटीपी आप यहाँ पर सबमिट करके वेरीफाई बटन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद से देखिए आपका ईमेल आईडी वेरिफिकेशन कंप्लीट होने का यहाँ पर सक्सेसफुल होने का मैसेज आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद से देखिए यहाँ पर क्लिक हियर टू गो होम, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आप उसी पेज पर आ जाएंगे और यहाँ पर देखिए अब आपका ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर दोनों यहाँ पर वेरीफाई हो चुका है। आप थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन होंगे और यहाँ पर जो आपका लिंक दिया गया है कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म, इस पर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद से एक नया वेब पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। देखिए यहाँ पर अब आपको अपना पर्सनल डिटेल, इसके बाद से अप्लाई फॉर एग्जामिनेशन सिटी, मतलब किस सिटी में आप एग्जाम देना चाहते हैं, और क्वालिफिकेशन डिटेल आपको भरना है, फोटोग्राफ अपलोड करना है और फाइनल सबमिट करना है। ये सभी अभी आपका इनकम्प्लीट है, ठीक है। तो यहाँ पर आगे के प्रोसीडिंग के लिए आपको पर्सनल डिटेल इस वाले लिंक पर क्लिक कर देना है, ठीक है। जिसमें देखिए कुछ डिटेल आपने जो पहले ऑलरेडी भर रखा है वो ऑटो फिल होकर के आ जाएगा। नया क्या चीज़ आपको भरना है, तो पहले आपसे नेशनलिटी पूछा जाएगा, इसमें बाय डिफ़ॉल्ट आपका इंडियन आएगा। जैसे देखिए यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट इंडियन आ रहा है, मैंने यहाँ पर इंडियन को सिलेक्ट कर दिया, ठीक है। उसके बाद से देखिए यहाँ पर कैटेगरी पूछा जाएगा, तो आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, ओबीसी, एससी, एसटी, ओबीसी, जनरल, जिस भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते होंगे उसके हिसाब से आप डाल दीजिएगा, ठीक है। मैं यहाँ पर केवल आपको प्रोसेस बताने के लिए दिखा रहा हूँ, तो मैं रैंडमली ये कैटेगरी डाल रहा हूँ, आप अपने हिसाब से बिल्कुल सही सही डालिएगा। उसके बाद से पूछा जा रहा है आर यू पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी, मतलब कि अगर आप पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, पीएच कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो यस करिएगा, अन्यथा की कंडीशन में आपको नो कर देना है, ठीक है। उसके बाद से पूछा जा रहा है कि आर यू ए पर्सन विथ पर्सन डिसेबिलिटी एज पर सेक्शन, तो ये भी पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से जुड़ा हुआ है, तो अगर आप नहीं है तो आपको नो पर क्लिक कर देना है, ठीक है। उसके बाद से एम्प्लॉयमेंट स्टेटस पूछा जा रहा है कि क्या आप नौकरी पेशा हैं अथवा नहीं, तो अगर आप होंगे तो यस करिएगा, अन्यथा की कंडीशन में आपको यहाँ पर नॉट एम्प्लॉयड कर देना है, ठीक है। उसके बाद से देखिए यहाँ पर आपसे सिक्योरिटी पिन जो यहाँ पर दिया गया है इसको यहाँ पर फिल करते हुए सेव एंड नेक्स्ट बटन पर आपको क्लिक करना होगा। एक नया पॉपअप मैसेज आपके सामने जनरेट होगा जिसमें आपसे सबमिट करने के लिए बोला जाएगा, तो आप यस पर क्लिक कर देंगे, ठीक है। यस पर जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने एक नया वेब पेज ओपन हो जाएगा, ठीक है। अब आपसे पूछा जा रहा है
कि अप्लाइंग फॉर, ये बहुत महत्वपूर्ण है और ध्यानपूर्वक आपको भरना है। जैसे ही अप्लाइंग फॉर पर आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने 3 ऑप्शन खुल करके आते हैं। पहला देखिए, अगर आप केवल पेपर 1 के लिए भरना चाहते हैं तो ये वाले पे आप क्लिक करेंगे। अगर आप केवल पेपर 2 के लिए भरना चाहते हैं तो ये वाले पर आप क्लिक करेंगे, और अगर आप दोनों पर अप्लाई करना चाहते हैं तो ये वाले से आप क्लिक करेंगे। मैं यहाँ पर रिकमेंड करूँगा कि अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो केवल 200 रुपये मात्र एक्स्ट्रा दे करके आप दोनों पेपर के लिए अप्लाई कर पाएंगे। तो बेहतर ये है कि एक पेपर देने से अच्छा आप दोनों पेपर दे लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर मैं बोथ के लिए यहाँ पर सेलेक्ट कर देता हूँ। उसके बाद से आपसे पूछा जा रहा है लैंग्वेज। देखिए इसमें टोटल 20 लैंग्वेज का ऑप्शन दिया गया है, तो आप जिसमें भी लैंग्वेज में कंफर्टेबल होंगे उसको आप सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैं मान लीजिए लैंग्वेज 1 में हिंदी को सेलेक्ट कर रहा हूँ। दूसरे लैंग्वेज में हिंदी के अलावा, क्योंकि जो लैंग्वेज आपने लैंग्वेज 1 में सेलेक्ट कर लिया अब उसको सेकंड लैंग्वेज में सेलेक्ट नहीं कर सकते। हिंदी के अलावा जो भी आप 20 लैंग्वेज में से चाहेंगे उसको सेलेक्ट कर पाएंगे। तो दूसरे लैंग्वेज में मैं इंग्लिश को सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद से आपसे पूछा जा रहा है मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फॉर क्लास 1 to 5th। तो देखिए क्लास 1 to 5th के लिए यहाँ पर टोटल 6 कैटेगरीज दी गई है, तो इसके हिसाब से आपको सेलेक्ट कर लेना है। जैसे देखिए पहला दिया गया है सीनियर सेकेंडरी, मतलब कि इंटरमीडिएट में कम से कम 50% मार्क्स और 2 साल का डिप्लोमा अगर आपका है तो आपको ये सेलेक्ट करना है। यूपी के जितने भी कैंडिडेट होते हैं, यूपी के जितने भी कैंडिडेट हैं सबको यही ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है। चाहे आप बिहार के भी हैं तो भी आपको यही सेलेक्ट कर लेना है, क्योंकि यहाँ पर ग्रेजुएशन प्लस डीएलएड का ऑप्शन नहीं मिलेगा, यहाँ पर इंटरमीडिएट प्लस डीएलएड का ही ऑप्शन दिया गया है, ठीक है। तो यूपी, बिहार या फिर किसी भी राज्य के कोई भी कैंडिडेट है जो डीएलएड किए हुए हैं उनको ऑप्शन नंबर 1 ही सेलेक्ट कर लेना है। अगर आपका इंटरमीडिएट में 50 या फिर इससे ज़्यादा मार्क है, अगर आपका इंटरमीडिएट में 50 या फिर इससे ज़्यादा मार्क नहीं है लेकिन 45 से ज़्यादा मार्क है तो उस कंडीशन में आपको ऑप्शन नंबर 2 को सेलेक्ट करना है। देखिए इंटरमीडिएट में 45% और 2 साल का डिप्लोमा अगर आपका है तो ये दूसरा वाला ऑप्शन आपको सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। उसके बाद से देखिए तीसरा ऑप्शन उन अभ्यर्थियों को सेलेक्ट कर लेना है जिनका इंटरमीडिएट के साथ 4 साल का बीएलएड कोर्स है, उनको तीसरा ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है। चौथा ऑप्शन उन अभ्यर्थियों के लिए है जिनका इंटरमीडिएट में 50% अंकों के साथ 2 साल का डिप्लोमा स्पेशल एजुकेशन में, उनको सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। पांचवा उन अभ्यर्थियों को सेलेक्ट करना है जो कि देखिए यहाँ पर इन्होंने वेबसाइट को सही से चेंज नहीं किया है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद से अब बीएड अभ्यर्थी यहाँ पर एलिजिबल नहीं है पेपर 1 के लिए, लेकिन यहाँ पर फिर भी 5वें नंबर में बीएड की बात की गई है। तो ये हो सकता है ये वेबसाइट को अपडेट ना किए हों, जो पिछला वेबसाइट है कोड, क्योंकि वेबसाइट के लिए कोडिंग होता है और कोडिंग वो पिछला वाला ही वेबसाइट उठा करके रख दिए होंगे, इस वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है। हालांकि बीएड वाले पेपर 1 के लिए अब एलिजिबल नहीं है, ठीक है। इसी के साथ ही साथ 6वें नंबर पर आप जाएंगे तो एमएड प्लस बीएड जो इंटीग्रेटेड कोर्स होता है 3 साल का, वो वाला दिया गया, तो इससे भी कोई मतलब नहीं है। मेनली आपका डीएलएड के लिए ये ऑप्शन खुलेगा, ठीक है। यहाँ पर इनके द्वारा पिछले वेबसाइट के कोडिंग को ही यूज कर लिया गया, इस वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है। तो जितने भी कैंडिडेट हैं यूपी के, बिहार के, चाहे किसी भी राज्य के, अगर आपका इंटरमीडिएट में 50% है तो आपको ऑप्शन नंबर 1 सेलेक्ट करना है। अगर 50% नहीं है, 45% या फिर इससे ज़्यादा है तो दूसरा सेलेक्ट कर लेना है। और अगर आपका 4 साल का बीएलएड कोर्स है और इंटरमीडिएट में 50% है तो तीसरा ऑप्शन होगा। और चौथा उन अभ्यर्थियों को चुनना है जिनका स्पेशल एजुकेशन में डीएलएड है, ठीक है। तो आप अपने अनुसार देख लीजिएगा। इसके बाद से 6 से 8 वाले में आपसे सेक्शन पूछा जा रहा है, तो 6 से 8 में अगर आप केवल इंटरमीडिएट प्लस डिप्लोमा है तो आप एलिजिबल नहीं होंगे। यहाँ पर देखिए पहला वाला ऑप्शन दिया गया ग्रेजुएशन एंड 2 ईयर डिप्लोमा, यानी कि ग्रेजुएशन तो होना ही होना चाहिए, साथ ही साथ 2 साल का डीएलएड कोर्स होना चाहिए, तो आप यहाँ पर अप्लाई करने के लिए बिल्कुल एलिजिबल हो जाएंगे। तो यूपी वाले जितने भी कैंडिडेट हैं उनको ऑप्शन नंबर 1 ही सेलेक्ट करना है, यानी कि यूपी के जितने कैंडिडेट हैं उनको पेपर 1 और पेपर 2 दोनों में ऑप्शन नंबर 1 ही सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। उसके बाद से बात करें अगर ऑप्शन नंबर 2 की, तो ध्यान दीजिएगा ऑप्शन नंबर 2 उन अभ्यर्थियों को सेलेक्ट करना है जिनका बीएड है और साथ ही साथ 50% या तो ग्रेजुएशन में या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन में उनके मार्क्स हैं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। तीसरा ऑप्शन उन अभ्यर्थियों को सेलेक्ट कर लेना है जिनका ग्रेजुएशन में 45% मार्क्स है और साथ ही साथ वो बीएड कोर्स किए हुए हैं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। चौथा ऑप्शन उन अभ्यर्थियों के लिए है जिनका इंटरमीडिएट में 50% है और उन्होंने 4 साल का बीएलएड कोर्स किया हुआ है। पांचवा ऑप्शन उन अभ्यर्थियों के लिए है जिनका 4 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स होता है, बीए बीएससी, बीए बीएड या फिर बीएससी बीएड, और उन्होंने इंटरमीडिएट में 50% अंक हासिल किया है, तो उनके लिए पांचवा ऑप्शन है। छठवां ऑप्शन उन अभ्यर्थियों के लिए है जिनका बीएड स्पेशल एजुकेशन में है और जिनका ग्रेजुएशन में कम से कम 50 अंक है, उनके लिए छठवां ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है। सातवां उन बीएड अभ्यर्थियों को सेलेक्ट करना है जो कि एनसीटी की 23 अगस्त 2010 के लेटर के हिसाब से वो एलिजिबल हैं टेट सीटेट में अप्लाई करने के लिए, उनके लिए यहाँ पर 7वां ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। वैसे अगर आप नॉर्मल बीएड कैंडिडेट हैं तो आपके लिए ऑप्शन नंबर 2 वाला ही होगा,
यानी कि ग्रेजुएशन या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन में कम से कम 50% या फिर बीएड अगर आपका है तो ऑप्शन नंबर 2 आपको सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। इसके बाद से 8वां ऑप्शन उन अभ्यर्थियों को सेलेक्ट कर लेना है जो कि पोस्ट ग्रेजुएशन में कम से कम 55% अंकों के साथ 3 साल का बीएड एमएड इंटीग्रेटेड कोर्स किए हुए हैं, ठीक है। तो आप अपने अनुसार देख लीजिएगा। यहाँ पर मैं ऑप्शन नंबर 1 सेलेक्ट करता हूँ, यानी कि ग्रेजुएशन प्लस 2 साल का डीएलएड, ठीक है। इसके बाद से आपसे पूछा जा रहा है कि जो दूसरा पेपर आप देंगे, ठीक है, पेपर 2 जो देंगे उसमें सब्जेक्ट ऑफर्ड 2 सब्जेक्ट का ऑप्शन दिया जाता है, मैथमेटिक्स एंड साइंस एंड सोशल साइंस। तो अगर आप बीए किए हुए हैं, बीकॉम किए हुए हैं, बीबीए किए हुए हैं, इस प्रकार के जो कोर्सेज होते हैं उनका सोशल साइंस होता है। और जो बीटेक किया हुआ है या फिर जो बीएससी किए हुए हैं उनके लिए मैथमेटिक्स एंड साइंस वाला कॉलम होता है, ठीक है। तो इसमें जो भी आपका ग्रेजुएशन में होगा उसके अनुसार आपको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद से आपसे पूछा जा रहा है क्वालिफाइंग एग्जाम। अब देखिए यहाँ पर आप डिग्री इन एजुकेशन है, डिग्री इन एजुकेशन का मतलब कि आप बीएड, आपने बीएड कर रखा है या फिर डीएलएड कर रखा है, उसके अनुसार आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। तो अगर आपने बीएड और डीएलएड दोनों किया होगा तो दोनों को आप टिक कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर दोनों टिक हो जाएगा। अगर आपने केवल डीएलएड किया हुआ है तो केवल डीएलएड वाले को टिक करेंगे, आपने अगर केवल बीएड किया है तो बीएड वाले को टिक करेंगे, ठीक है। उसी के अनुसार आप पेपर 1 और पेपर 2 में भी एलिजिबिलिटी को भरेंगे, जो कि मैंने यहाँ पर एक, जैसे देखिए ये ड्रॉप डाउन मेनू से जो हमने सेलेक्ट किया था उसी के अनुसार आपका होना चाहिए कि आपने बीएड किया है तो पेपर 1 के लिए तो आप क्वालिफाई होंगे नहीं, आप केवल पेपर 2 के लिए क्वालिफाई होंगे। तो उस हिसाब से आप अपना देख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर मैं यहाँ पर ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर देता हूँ। उसके बाद से आपको 4 सेंटर दिया गया है एग्जामिनेशन सेंटर चुनने के लिए। पहला देखिए, पहला आपसे पूछा जा रहा है किस स्टेट में आप एग्जाम देना चाहते हैं। तो मैं मान लीजिए कि पहला दिल्ली ही डाल देता हूँ और इसमें एग्जामिनेशन सेंटर दिल्ली सेंट्रल को डाल देता हूँ। दूसरा आपसे पूछा जा रहा है, दूसरा भी मैं मान लीजिए दिल्ली को ही डालता हूँ और दूसरे दिल्ली में मैं दिल्ली ईस्ट को डाल देता हूँ। तीसरा पूछा जा रहा है, तो आप अपने अनुसार स्टेट को देख लीजिएगा। मैं यहाँ पर मान लीजिए हरियाणा को सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पर एग्जामिनेशन सिटी में फरीदाबाद को सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद से चौथा देखिए, यहाँ पर स्टेट सेलेक्ट करने के लिए बोला जा रहा है, तो मैं मान लीजिए दिल्ली को सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पर चौथे वाले में देखिए मैं यहाँ पर मान लीजिए कि दिल्ली वेस्ट को सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ तक क्लियर हो गया। उसके बाद से देखिए नीचे वाले में आपको यहाँ पर जो सिक्योरिटी पिन है ये फिल करते हुए सेव एंड नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर देना है। आपके सामने फिर से एक पॉपअप मैसेज जनरेट होगा जिसमें सबमिट करने के लिए बोला जाएगा, तो आपको यस पर क्लिक कर देना है। जैसे यस पर क्लिक करेंगे एक नए वेब पेज पर आपको रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। इसमें देखिए अब आपसे जो आपने डीएलएड या फिर बीएड जो कुछ भी भरा था उसके बारे में पूछा जाएगा कि आपका पासिंग स्टेटस क्या है, ठीक है। तो अगर आप ध्यान दीजिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट पेज है। यहाँ पर देखिए पहला दिया गया पासिंग स्टेटस। तो अगर आप अपीयरिंग में अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो 2 ऑप्शन खुलेगा, एक पास और दूसरा अपीयरिंग। अगर आप बीएड या फिर डीएलएड अभी आपका कंप्लीट नहीं हुआ है तो उस कंडीशन में आप अपीयरिंग को सेलेक्ट करेंगे, और अगर आपका कंप्लीट हो चुका है तो उस कंडीशन में आप पास को सेलेक्ट करेंगे। जैसे मान लीजिए बहुत सारे कैंडिडेट का बीएड या फिर डीएलएड में बैक लग जाता है तो वो भी अपीयरिंग को ही सेलेक्ट करना है, आप पास नहीं होंगे। पास का मतलब होता है कि हाँ आपके सभी बैक पेपर क्लियर हो चुके हैं, सारे एग्जाम खत्म हो चुके हैं, ठीक है। अगर आपका सारा एग्जाम खत्म हो चुका है तो उस कंडीशन में आपको पास को सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। क्या करना है, पास को सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद से देखिए ईयर ऑफ पासिंग यहाँ पर पूछा जा रहा है, तो किस ईयर में आप पास हुए हैं उसको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। जितने भी डीएलएड के कैंडिडेट होते हैं उनके मार्कशीट पर ये लिखा रहता है रिजल्ट डिक्लेयरिंग डेट, तो उसमें आप जिस डेट जो डेट दिया गया है उसमें जो ईयर मेंशन होगा वहीं आपका पासिंग ईयर होता है। आप अपने रिजल्ट में बीएड या फिर डीएलएड होंगे तो देखिएगा वहाँ पर सभी बातें मेंशन की गई रहती हैं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। मैंने यहाँ पर ईयर ऑफ पासिंग को सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद से देखिए कोर्स और स्ट्रीम पूछा जा रहा है, तो चूंकि हमने डीएलएड को सेलेक्ट किया था पहले तो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर एलिमेंट्री एजुकेशन ही आएगा, तो इसी को आपको सेलेक्ट कर लेना है, केवल एक ही ऑप्शन ही आएगा। इसके बाद से देखिए अब देखिए बोर्ड नेम में आप जब ये ड्रॉप डाउन मेन्यू होगा बहुत सारे इसमें ऑप्शन आपके खुल जाएंगे, ठीक है। देखिए बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पर खुल जाएंगे। आप अपने जिस भी कॉलेज से जिस भी यूनिवर्सिटी से आपने किया है उसको आप सेलेक्ट कर लेंगे। अगर आपका यहाँ पर शो हो रहा है तो, अगर इनकेस नहीं शो हो रहा है तो उस कंडीशन में आप सबसे नीचे जाएंगे। देखिए मान लीजिए आपका यहाँ पर नाम शो नहीं हो रहा है, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पर आपका नाम नहीं शो हो रहा है तो सबसे नीचे जाएंगे, यहाँ पर अदर्स का ऑप्शन दिया गया, अदर पर आपको सेलेक्ट कर देना है, ठीक है। यहाँ पर देखिए अदर आ चुका है और उसके बाद से एक नया विंडो आपके सामने ओपन होगा। नया विंडो में आपसे आपका बोर्ड का नाम पूछा जाएगा। देखिए जैसे मैंने अदर को सेलेक्ट किया था तो अब यहाँ पर बोर्ड और यूनिवर्सिटी का नाम खुल चुका है। तो यहाँ पर अगर आप यूपी से किए हुए हैं डीएलएड तो यहाँ पर एग्जामिनेशन रेगुलेटरी अथॉरिटी प्रयागराज
डाल सकते हैं, उसी को हिंदी में परीक्षा नियामक प्राधिकारी बोला जाता है। या फिर पीएनपी प्रयागराज भी डाल देंगे तो भी गलती नहीं है, एससीईआरटी लखनऊ यूपी भी डाल देंगे तो भी गलती नहीं है। लेकिन चूंकि आपके रिजल्ट पर एग्जामिनेशन रेगुलेटरी अथॉरिटी प्रयागराज लिखा गया है, इसलिए आपका बोर्ड भी एग्जामिनेशन रेगुलेटरी अथॉरिटी प्रयागराज ही होगा। उसके बाद से देखिए यहाँ पर रिजल्ट मोड में जब आप जाएंगे तो यहाँ पर दो ऑप्शन खुलेंगे, पहला परसेंटेज का, दूसरा सीजीपीए का। तो आपका रिजल्ट परसेंटेज के बेसिस पर घोषित किया गया या फिर सीजीपीए के बेसिस पर, उसके हिसाब से आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद से देखिए यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा टोटल मार्क, ऑब्टेन्ड मार्क और परसेंटेज मार्क्स। तो मान लीजिए कि आपका जो टोटल मार्क्स था वो यूपी में 3200 मार्क्स का होता है, 3200 मार्क्स का था, और इसमें मान लीजिए आपको 2800 मार्क्स मिला, तो 2800 यहाँ पर भर देंगे ऑब्टेन मार्क्स में। परसेंटेज आपका ऑटो कैलकुलेट होकर के यहाँ पर आ जाएगा, इसको आपको भरना नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद से यहाँ पर देखिए आपसे पूछा जा रहा है इंस्टीट्यूट पिन कोड। इंस्टीट्यूट पिन कोड का मतलब होता है कि जहाँ पर आपका इंस्टीट्यूट था वहाँ का पिन कोड आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं रैंडमली लिख दे रहा हूँ, आप अपने अनुसार बिल्कुल सही भरिएगा, ठीक है। नीचे देखिए आपका यहाँ पर सिक्योरिटी पिन दिया गया है, इसको यहाँ पर फिल करते हुए सेव एंड नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर देना है। आपके सामने एक पॉपअप मैसेज जनरेट होगा, फिर से आपको यस पर क्लिक कर देना है। एक नए वेब पेज पर ये आपको रीडायरेक्ट कर देगा। अब देखिए यहाँ पर आपको फोटोग्राफ और सिग्नेचर को अपलोड करना है। ध्यान देने वाली बात यह है कि फोटो आपका 100 से लेकर के 200 KB के बीच में होना चाहिए, और जो सिग्नेचर है वो आपका 4 से लेकर के 30 KB के बीच में होना चाहिए। देखिए यहाँ पर चूज फाइल पर क्लिक करेंगे तो आपको आपके कंप्यूटर के फोल्डर में ले जाएगा, जहाँ पर भी आपने सेव कर रखा होगा उसको सेलेक्ट करते हुए यहाँ पर आप चुन लेंगे, ठीक है। यहाँ तक क्लियर। इसके बाद से देखिए एक्शन के नीचे यहाँ पर अपलोड का एक लिंक दिया गया है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपने जो भी फोटो सेलेक्ट किया था वो आपका सक्सेसफुली अपलोड हो जाएगा। देखिए यहाँ पर इमेज अपलोडेड सक्सेसफुली का मैसेज आ चुका है। ओके बटन पर आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए ये आपका एक लिंक जनरेट हो जाएगा जिसमें आप क्लिक करके अपना इमेज देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद से इसी प्रकार से ये प्रोसेस आपको यहाँ पर सिग्नेचर वाले के लिए करना है। सिग्नेचर वाले को पहले सेलेक्ट करना है फाइल को, फिर यहाँ पर एक्शन बटन पर अपलोड को क्लिक करना है, फिर यहाँ पर ये नीले कलर से लिख करके आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर। उसके बाद से यहाँ पर जो सिक्योरिटी पिन दिया गया है इसमें फिल करते हुए सेव एंड नेक्स्ट बटन पर आपको क्लिक कर देना है। एक पॉपअप मैसेज फिर से जनरेट होगा, फिर से आपको यस पर क्लिक कर देना है सबमिट करने के लिए, ठीक है। यहाँ पर जैसे ही यस पर क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस प्रकार से पॉपअप मैसेज जनरेट होगा कि आपसे बोला जा रहा है कि पूरे फाइल को, पूरे एप्लीकेशन को आप एक बार रिव्यू करिए और उसके बाद फाइनल सबमिट करिए, ठीक है। पूरे एप्लीकेशन को सही से रिव्यू करने के बाद से यहाँ पर नीचे देखिए ये सारे चेकबॉक्स दिए गए हैं, इस पर सारे को आपको चेक करके ये वेरीफाई करना है कि सारे नेम को आपने, सारे डिटेल को आपने चेक कर लिया है और कोई भी इसमें गलती नहीं है। सारे पर टिक करने के बाद से यहाँ पर नीचे आपको एक और चेक बॉक्स दिया गया है आई एग्री का, इस पर क्लिक करना है। इसके बाद से एक नया लिंक यहाँ पर देखिए एक तरीके से हाईलाइट हो जाएगा, फाइनल सबमिट ऑफ एप्लीकेशन का, फाइनल सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन, इस पर आपको क्लिक कर देना है। फिर आपके सामने पॉपअप मैसेज जनरेट होगा, इसमें आपको यस पर क्लिक कर देना है। देखिए जैसे ही यस पर क्लिक करेंगे आपका एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगा, ठीक है। अभी आपका एप्लीकेशन सिर्फ सबमिट हुआ है। अभी आपको फ़ी पेमेंट करना होगा। फ़ी पेमेंट जो भी आप कैटेगरी चुनेंगे उसके हिसाब से जनरेट होगा। जैसे मैंने जनरल चुना था तो 1200 रुपये यहाँ पर दिखाया जा रहा है, ठीक है। अभी भी देखिए जब तक आपने फ़ी पेमेंट नहीं किया है तब तक आपका एप्लीकेशन में अगर कोई भी गलती है तो एडिट करने का ऑप्शन खुलेगा, लेकिन जैसे ही आपने फ़ी पेमेंट कर दिया उसके बाद से आप एडिट नहीं कर पाएंगे। जब करेक्शन का विंडो ओपन किया जाएगा बाद में, आवेदन कंप्लीट होने के बाद से, मतलब कि जब एप्लीकेशन सबमिट करने की लास्ट तिथि समाप्त हो जाएगी उसके बाद विंडो ओपन किया जाएगा, उसमें आप करेक्ट कर पाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर आपने फ़ी पेमेंट नहीं किया है तो अभी आप इसमें एडिट कर सकते हैं, ठीक है। ये सभी चीज़ों को कन्फर्म होने के बाद से आपको यहाँ पर लिंक दिया गया है एप्लीकेशन फ़ी सबमिट करने के लिए, तो यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। उसके बाद से एक नया वेब पेज ओपन हो जाएगा जिसमें ये जो रेडियो बटन दिया गया है ऑनलाइन पेमेंट का, इस पर आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। और उसके नीचे प्रोसीड फॉर पेमेंट पर क्लिक कर देना है, ओके पर क्लिक करना है। एक नया वेब पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग जिससे भी चाहते हैं यहाँ पर करके प्रोसीड फॉर पेमेंट करेंगे। एक पेमेंट गेटवे आपके सामने ओपन हो जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, QR कोड और UPI सारे के ऑप्शन दिए गए हैं। जिससे भी आप कंफर्टेबल होंगे उससे आप अपना फीस सबमिट करके पूरे फॉर्म को कंप्लीट कर पाएंगे। और जैसे ही फीस सबमिट करेंगे आपका जो पूरा फॉर्म है वो प्रिंट आउट करने का ऑप्शन आ जाएगा। ये पूरा प्रोसेस है शुरू से लेकर के अंत तक आवेदन करने का। उम्मीद करता हूं आप सभी के डाउट क्लियर हुए होंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।